नमस्कार दोस्तों, ईरान पर हमला हो गया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है और ईरान ने भी प्रत्युत्तर में रिएक्शन करते हुए उसने भी जबरदस्त हमला कर दिया है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल के ऊपर हमला किया, उसने खाड़ी के और बहुत सारे देश जो कतर है, दुबई है, सऊदी अरेबिया, इन सब में, अबू धाबी में भी जबरदस्त उसने हमले किए। यानी इस वॉर की जद में कई सारे देश आ गए और मतलब 10-12 देश पूरे खाड़ी के अब इस वॉर सिचुएशन में है और ये वॉर काफी भयानक और खतरनाक रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो इस शो में हम ये बात करने वाले हैं कि इस वॉर के परिणाम क्या हो सकते हैं, लाइकलीहुड, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा और आपको क्या करना है। इन 3 मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इस वॉर में क्या हो रहा है और लाइकलीहुड क्या है। देखिए, शनिवार की सुबह ये हमला किया गया और ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सोमवार को एक जिनेवा में बातचीत शेड्यूल्ड थी ईरान के साथ, लेकिन वो ईरान की बातचीत होने से पहले ही ये हमला कर दिया गया। इजराइल ने और यूएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पे बम बरसाए और करीब घंटे 1.5 घंटे के बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला शुरू हो गया है। और ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि यूएई में, दोहा में, कतर में और अबू धाबी में, सऊदी अरब में बहुत जगहों पे उसने हमले कर दिए। तो अब एक तरीके से पूरा खाड़ी युद्ध में शामिल होता हुआ दिख रहा है और पूरी दुनिया में इस समय बहुत तीखे रिएक्शन इसके होते हुए दिख रहे हैं। अभी जो बड़े देश हैं, चीन, रूस या नेटो सदस्य, वो लोग अभी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, लेकिन स्टेटमेंट उनके भी आने शुरू हो गए। कोई इस तरफ से आलोचना कर रहा है, कोई उस तरफ से आलोचना कर रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है। इस बीच ट्रंप ने जैसे ही वॉर हुआ, शुरू हुआ हमला, उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बात कही कि वो इस पूरे सिनेरियो में चाहते हैं कि ईरान को आज़ाद कराया जाए और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक प्लान, स्ट्रेटजी की और एक कॉम्बैट की सिचुएशन बनाई है। तो ये जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, ये काफी खतरनाक हो सकता है और इसके आउटकम क्या होंगे इस पे थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक आउटकम तो ये हो सकता है कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें, काफी लड़ाई हो, फिर कौन जीते कौन हारे पता नहीं है। लेकिन जो स्टेटेड उनका व्यू है यूएस का, उससे ऐसा लगता है कि खamenei जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको रिप्लेस करना इसका मकसद है। क्योंकि ट्रंप ने भी यही बात कही कि उनको आजादी दिलानी है और पूरी इतिहास सुनाया कि कब तक, कब से, मतलब कितने सालों से वो बहुत सारे अमरीकियों को मारा है और इनको किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जाएगा। 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ईरान को आजादी दिलाना है और इसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। तो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, इसका मतलब वहां के जितने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे स्टेशन है उनको नष्ट करेंगे। और दूसरा कि आजादी दिलाएंगे। आजादी क्या मतलब है? आजादी का मतलब ये है कि जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं उनको रिप्लेसमेंट होगा, तो खamenei का रिप्लेसमेंट होना है। ये 2 इसके लक्ष्य दिख रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में 1 हफ्ता लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है। तो ये इस युद्ध का एक लॉजिकल परिणाम होता हुआ दिख रहा है। ये एक संभावना है क्या कि कोई शांति समझौता हो जाए। तो एक थ्योरी ये है कि ईरान ने अलग अलग देशों पर हमले इसलिए कर दिए हैं कि पूरे खाड़ी को अगर हम युद्ध में झोंक देंगे तो अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि नहीं देखिए, सब देशों को इसने युद्ध में शामिल कर दिया है, तो या तो सब देश उसमें पार्टिसिपेट करें या अपना नुकसान करें, तो अमेरिका के ऊपर वो प्रेशर बनाएंगे। ये भी एक थ्योरी चल रही है, लेकिन ये थ्योरी मुझे बहुत कारगर लग नहीं रही है क्योंकि ईरान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो एक साथ 1 दर्जन देशों के साथ मोर्चा ले सके। तो ये एक रियलिटी की सिचुएशन है। और उधर ईरान की तरफ से भी नेतन्याहू ने अपना बयान दे दिया है और बहुत स्ट्रिक्ट उनका बयान है कि नहीं नहीं, इस बार तो आर पार की लड़ाई है। और देख के लग भी रहा क्योंकि ये ओपन वॉर है, नेशन टू नेशन, और इसमें आर पार की लड़ाई होनी है और युद्ध बहुत भयानक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे जाते हुए कोई और देश ईरान के सपोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा, पता नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा अगर हुआ तो सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो ये तो हुई कि युद्ध हो रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। अब इसकी वजह से मार्केट में क्या रिएक्शन होगा, जो अपना असली एजेंडा है।
देखिए, मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन होगा। कच्चा तेल शार्प बाउंस करेगा, कमोडिटी में सोना और चांदी बाउंस करेंगे, बहुत तेज बाउंस करेंगे। नेचुरल गैस के प्राइसेस में बहुत तेजी से बाउंस आएगा, क्योंकि खाड़ी मतलब तेल। और इस समय जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट जो एक पैसेज है जहां से एशियन की तरफ ऑयल आता है, वो ईरान के पास है, और वहां पे वो ड्रिल वगैरह भी करते रहते हैं। तो अगर वहां पे ब्लॉक हुआ, जो कि इस समय हो चुका है कि वहां से सप्लाई रुकी हुई है, तो ऑयल प्राइसेस में एक शार्प जंप दिखेगा। ऑयल प्राइस अभी 72 के ऊपर तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि अब क्लोजिंग है मार्केट की, वरना दिख नहीं रहा है। अदरवाइज ये 90-100 भी जा सकता है, कोई असंभव वाली बात नहीं है, क्योंकि 10-15-20 डॉलर तो बढ़ना ही बढ़ना है इसको। तो वो एक ऑयल में शार्प प्राइस दिखेगा, तो एक तो परिणाम ये होगा। दूसरा, सोना, चांदी, कॉपर और कुछ सॉफ्ट कमोडिटीज के भी दाम बढ़ेंगे, जैसे गेहूं, चावल, इस टाइप की, क्योंकि वहां की सप्लाई भी बाधित होगी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रखिए। तीसरा, अपनी करेंसी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रूज प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो करेंसी पे इसका इंपैक्ट आएगा। मार्केट में सेलिंग होगी तो भी इंपैक्ट आएगा, तो एक करेंसी में भी दिक्कत आएगी। मार्केट ओवरऑल एक नीजर रिएक्शन देगा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। शुक्रवार को अमेरिका के बाजार भी काफी टूटे और भारतीय बाजार भी टूटे। भारतीय बाजारों में सॉलिड सेलिंग थी, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी। एफआईआई ने कितना भयंकर बेचा है, 7,500 करोड़ की सेलिंग उन्होंने करी है। तो ये जो बड़ी बड़ी सेलिंग मार्केट में होती हुई दिखी है, ये इस बात का द्योतक है कि किसी न किसी को अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। आप टीएनएस परिवार के सदस्य हैं, रोज मैं कह रहा था कि खमनेई का रिजीम चेंज होना है, वॉर होगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। कब होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन ये वो होगा। अब क्या शुक्रवार को भारत और अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है? किसी को अनुमान था कि मार्केट युद्ध हो सकता है, और इसलिए बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है? इसको इनसाइडर नहीं कहना चाहिए, इसको असेसमेंट या अनुमान कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एडवांस लेवल की ट्रैकिंग सिस्टम है, उससे मूवमेंट पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो क्रूड वगैरह ट्रैक करती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज ट्रैक करती हैं। उनको ये मालूम होता है कि क्रूड का वेसल रशिया से निकला तो वो कहाँ जा रहा है। आपको याद होगा, बीच में एक दिन खबर आई थी कि रशिया का एक ऑयल टैंकर भारत की तरफ आ रहा है, उसकी खबर छापती थी, केपलर के थ्रू आई थी। तो वो लोग लाइव ट्रैकिंग करते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज को मैं जानता हूँ पर्सनली, तो वो लोग लाइव ट्रैकिंग करते हैं वेसल्स की। तो जब ऑयल की ट्रैकिंग होती है, मूवमेंट की ट्रैकिंग होती है, दुनिया भर की इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब ट्रैक कर रहे हैं, तो ये बात असंभव है कि किसी को पता ही ना हो कि कल सुबह और होना है 11 बजे। तो किसी न किसी को भाई ये बात पता रही होगी, ये मान के चलिए आप कि सब तैयारी हो रही है, मूवमेंट हो गया है, बेसिस पे सब गन वन साफ करके तैयार हो गए, मिसाइल ट्रैक पे ले आए, रडार सिस्टम एकदम अपडेट है, और कल होगा एक कांड। तो इसलिए उन्होंने बेचा। तो इसलिए मार्केट में इस बात का डर, फियर और अनुमान था, और ये अनुमान सोमवार को आपको और डीप होता हुआ दिखेगा, और मार्केट में एक नीजर रिएक्शन होगा, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में एक नीजर रिएक्शन होता है। अलग अलग सेक्टर्स पे भी इसका असर होगा। जो जिन सेक्टर्स का खाड़ी के साथ व्यापार है, उन पे तेज असर पड़ेगा। जैसे ऑयल, तो नो डाउट कि ऑयल पड़ेगा, तो ऑयल की वजह से ऑयल से रिलेटेड कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑन शोर वाली कंपनीज, ऑफ शोर वाली कंपनीज पे असर पड़ेगा। क्रूड के जो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, तो क्रूड प्राइस की वजह से उन पे असर पड़ेगा। स्वाभाविक है, जब नॉर्मल डेज में 2-3 डॉलर पे पड़ता है, तो यहाँ तो 5-10-15-20 डॉलर की रैली हो सकती है, तो उन पे उसका असर पड़ेगा। खाड़ी देशों को जो सप्लाई होती है, उन सेक्टर्स पे भी असर पड़ेगा, जो जो डेली कमोडिटीज की मर्चेंडाइज है, कपड़े लगते हैं, जूते चप्पल, चावल, ये सब बहुत जाता है यहाँ से, तो उन कंपनियों को भी आप रडार में रखिएगा। आईटी कंपनी पे अगेन असर होगा। आईटी टोटली एक्सपोर्ट बिजनेस है, और अगर एक पूरा इलाका, मेना रीजन पूरा अगर इसमें फंस रहा है, खाड़ी का पूरा इलाका इसमें फंस रहा है, तो आईटी स्टॉक्स में भी असर पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे सेक्टर जो पोर्ट के बिजनेसेस करते हैं, जो कि पोर्ट के थ्रू ही सारे काम काज होते हैं, तो पोर्ट वाले कंपनियों पे इसका असर पड़ेगा। तो मतलब कहने का मेरा सेंस ये है कि मार्केट में वाइड स्प्रेड इसका इंपैक्ट, नी जर्क रिएक्शन होगा।
और उस रिएक्शन की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स आपको काफी नीचे जाते हुए दिख सकते हैं, इंडेक्स नीचे ज्यादा दिख सकता है। तो ये नेचुरल से स्वाभाविक है और कमोडिटी में बम्पर तेजी की माहौल बनेगी मंडे को ऑनवर्ड्स। अगर ये और कंटिन्यू होता है और डीप और इंटेंसिफाई होता है ये वॉर, तो ये जो मार्केट है उसको उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब ऐसे में करना क्या है, तीसरा प्रश्न कि क्या करे इन्वेस्टर। तो स्पेसिफिकली जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडर्स को मैं मानता हूँ मुझसे ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं, वो अपना डेली बैठ के अपना जो कुछ करते हैं वो अलग स्ट्रेटजी है, उसको थोड़ा साइड में रखिए। जो इन्वेस्टर है, जो अपना पोर्टफोलियो बना के बैठा है या कुछ खरीदना चाहता है और वो होल्ड करके रखता है साल 2 साल 6 महीने 5 साल 10 साल, वट एवर देयर विजन इज, उनके लिए मेरी सलाह यह है कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और फोमो बाइंग भी नहीं करनी है। नो पैनिक सेलिंग, नो फोमो बाइंग, ये करना है आपको। अब इसको डिकोड कर देता हूं। जब मैं कह रहा हूं नो पैनिक सेलिंग, तो उसका ये मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो के बहुत अच्छी क्वालिटी के शेयर जो आपने ठीक ठाक प्राइस पे ले रखे हैं, उसमें थोड़ा अभी आपको गेन है, उसको बेच मत देना डर के मारे कि यार ये तो अभी बहुत गिरेगा तो बेच ही देते हैं इसको, मत करिएगा। क्योंकि आप ऐसा जब करेंगे तो आप नीचे में उसको दोबारा नहीं ले पाएंगे, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। पहली चीज। दूसरा चीज कि जिस क्वालिटी के स्टॉक को आपने लिया है उसको आप क्यों बेच रहे हैं भैया? ये युद्ध हमारे साथ तो हो नहीं रहा है यार, किसी तो तीसरे देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो हम अपनी गुड क्वालिटी का माल क्यों बेचेंगे? तो पैनिक में आके आप कोई सेलिंग नहीं करेंगे। आपके जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अच्छा जो खराब आपने ले रखा है, जो ऑलरेडी 20% नीचे, उसको बेच के क्या मिलेगा आपको? मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑलरेडी 20-30% गिर गया है उसको बेच के आप अपना लॉस ही करो, फायदा नहीं हो सकता उसमें। तो पैनिक में कोई स्टॉक आपको नहीं बेचना है, पहली चीज। फोमो में बाइंग भी नहीं करनी है। कैसे? अब वॉर टाइम सिचुएशन में डिफेंस सेक्टर आपको बहुत बढ़िया लगेगा, अरे भाई वॉर हो रहा है यार, डिफेंस में तेजी आ सकती है, क्योंकि हर देश हर दुनिया में एक स्ट्रक्चरल बाइंग चल रही है और सारे देश की सरकारें खर्च कर रही हैं, तो डिफेंस में तेजी आई तो हम डिफेंस खरीद लेते हैं। मत खरीदेगा, फंस जाएंगे आप। या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसमें तेल के कच्चे तेल के दाम बढ़े तो वहां पे हम मौका लगा खरीद लेते हैं। वो अब ऐसा तो नहीं कि ये वॉर अनंत काल तक चलेगा, वो प्राइस नीचे आ सकते हैं। ईरान का वॉर खत्म होते ही मुझे लगता है क्रूड प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट आएगी, क्योंकि उसके सैंक्शंस खत्म होंगे। अगर रिजीम चेंज हो गया, पहलवी ने वहां पे सत्ता संभाल ली, तो क्रूड के दाम नीचे आएंगे, सैंक्शन खत्म होगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे। तो पता लगा जो वॉर के टाइम में क्रूड प्राइस ऊपर गए थे, जिनकी वजह से स्टॉक ऊपर गए थे, वो नीचे आ जाएंगे। तो फोमो में ये बाइंग नहीं करनी है आपको। डिफेंस में या इधर उधर जहां भी तेजी हो जाए तो लपक के खरीद नहीं लेना, वरना फंस जाएंगे आप। और ना ही आपको पैनिक में सेल कर देना है। नो पैनिक सेलिंग, नो फोमो बाइंग, ये है आपकी स्ट्रेटजी। ये इसी बात को बताने के लिए मैंने सिर्फ शो बनाया है कि आपको क्या करना है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कई बार मार्केट को देखना भी इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम इन्वेस्ट करिए मार्केट में रादर के पैसे। मंडे ट्यूसडे 2 दिन मत करिए कुछ, खाली अपना समय इन्वेस्ट करिए, मार्केट को देखिए, चीजों को देखिए, वॉर को देखिए, समझिए कि हो क्या रहा है। तो उस समय आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, पैसे नहीं करने। पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आप अपने गुड क्वालिटी के स्टॉक मत बेचिएगा, रखे रहिएगा। कई लोग ये सोचेंगे कि यार ये वाला स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सपोज XYZ टॉप क्लास की कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, और वो गिर गई 10%। अब आपको लगेगा यार इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि तो 10% आया है, और नीरज जी कह रहे हैं कि इस युद्ध से भारत का क्या लेना देना यार, ये तो दूसरी दुनिया में हो रहा है युद्ध। आपको इसलिए भी नहीं खरीदना है क्योंकि अभी ये कैसे पैन आउट होगा वॉर हमको नहीं पता है। हो सकता है कि अगर ये वॉर 10 दिन चल जाए तो चीन और रशिया की तरफ से ईरान को सप्लाई शुरू हो जाए कि लो भैया ड्रोन, लो मिसाइल और मारो। तब क्या करेंगे आप? 1 महीने खिंच गया युद्ध। या फिर ईरान ने कोई ऐसी गलती कर दी कि दुबई का बुर्ज खलीफा ही उड़ा दिया। बहुत सारी सी खबरें चल रही है, वो कह रहा है कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, एनीथिंग इज पॉसिबल। बुर्ज खलीफा पे अगर उसने एक मिसाइल मार दी तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ना तो ललचा के खरीद लेना है और ना डर के बेच देना है, आपको शांति से बैठना है।
मार्केट देखिए, लर्निंग का बेस्ट टाइम होता है ये, कि आप ऐसी पैनिक सिचुएशन में देखें। कोविड टाइम में क्या हुआ था, मार्केट में लगाया है भैया, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है, मार्केट गिरा, लोअर सर्किट लगा, ठीक है। जब उसके बाद खुला तो लोगों ने डर के मारे बेच दिया, अरे यार पूरी दुनिया खत्म हो रही है, कोविड आ गया, बेच दिया डर के मारे। पता लगा मार्केट में वी शेप रिकवरी हो गई, नुकसान कर लिया आपने बेच के। और उसके बाद जहां पे आपने देखा कि यार ये तो आईटी शेयर है और अब तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, दुनिया बदल गई है, नौकरी तो कोई करेगा नहीं, सब घर पे बैठ के काम करेंगे, ऑफिस किसी को जाना नहीं है। आज वही आईटी शेयरों की हालत देख लीजिए आप, क्या गलती करेंगे। या उस समय आईटी बहुत चल रहा था तो लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के स्टॉक खरीदे, अपने देश का ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्टॉक बुरी तरीके से पिटा पड़ा हुआ है। तो हेस्ट डिसीजन मोस्टली गलत हो जाते हैं। इसलिए जब भी मैं मना करता हूँ कि हेस्ट में को ठंडा करके खाओ बॉस। ठंडा खाना आपको एसिडिटी नहीं करेगा, ठंडा खाना आपके पेट में कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। गरम गरम खाओगे तो जुबान भी जलेगी और पेट भी जलेगा। इसलिए ठंडा करके, नो पैनिक सेलिंग, नो फोमो बाइंग। और ये हिस्ट्री बताती है, कम से कम मैंने 25 साल के करियर में कारगिल से लेकर के अभी जो पिछले साल 25 जनवरी 2025 को ईरान के ऊपर बम बम गिराए गए थे, वो मैंने देखे हैं। मार्केट वॉर टाइम में रिकवर करता है, हमेशा गिरा ही नहीं रहता है कि आप जाके बेच बाज के जीरो करके बैठ गया, नहीं, वो रिकवर करता है। क्योंकि वॉर के, आप कारगिल के टाइम देख लीजिए, या आप और पहले के उस समय जब ईरान इराक का वॉर हुआ था वो आप देख लीजिए, या जब यूएस ने इराक पे किया था उस समय का देख लीजिए, अपने यहाँ का भी देख लीजिए। तो मार्केट वॉर की वजह से हमेशा खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए पैनिक सेल मत करिए। और कोई खास सेक्टर चल गया तो उसके पीछे कूद मत जाइए, सिचुएशन नॉर्मल होने दीजिए। यही बात बताने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये शो किया है कि वॉर हो रहा है, एक बात आपसे समझ ली, इम्पैक्ट क्या होगा ये आपने समझ ली, और आपको करना क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए शांति से बैठिए, आराम से बैठिए, चीजों को देखिए, समझिए, एसेस करिए। ना मार्केट कहीं जा रहा है, ना आप कहीं जा रहे हैं। पूरा हफ्ता पड़ा है, 10 दिन पड़े हैं, एक बार ना तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर फैसले कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कूद के मंडे को ही सब कुछ करना है। तो बी केयरफुल, बी पीसफुल, कोई जरूरत नहीं पैनिक करने की और कोई जरूरत नहीं फोमो में जाने की। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। आई गेस, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप मुझसे सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आपका व्यू है वो बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को कृपा करके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग सोमवार को 6:55 पे सुबह मिलेंगे, तब तक देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और होपफुली कि दुनिया में शांति रहे, युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, मेरी ऐसी कामना है। थैंक यू सो मच।